अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज एक पुरस्कार मौत की खबर ने सबको चौंका के रख दिया है। ये पुरस्कार मौत किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानी मानी सियासी शख्सियत और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन के भाई आलमगीर खान तरीन की थी। पुलिस राय के मुताबिक आलमगीर खान तरीन ने पिस्तौल से अपने सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। आलमगीर खान तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पुलिस जराये का कहना है कि आलमगीर खान तरीन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ अपने घर में थे। वहां से इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस हुक्काम के मुताबिक आलमगीर खान तरीन ने खुदकुशी से कबल एक तहरीर भी यानी सुसाइडल नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया। दूसरी जानिब उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि उन्हें आलमगीर खान तरीन की बीमारी का इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ की सियासत से आउट होने के बाद एक नई पार्टी वजूद में आई जिसे इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस पार्टी में इब्तदाई तौर पर कुछ बड़े नाम तो शामिल हो गए लेकिन इस पार्टी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बरकरार है। बरकैफ ये बड़ी तकलीफदेह खबर है, इस पर ताज़ियत भी करते हैं। एक धचका है जहांगीर खान तरीन के लिए फैमिली साइड से, लेकिन पॉलिटिकल साइड से भी कुछ संभलते हुए बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अभी तक इस पार्टी के मुस्तकबिल के ऊपर गहरे बादल मंडला रहे। शुरुआत में तकरीबन तमाम सियासी पंडित यही अंदाजा लगा रहे थे कि ये किंग्स पार्टी है जो बड़े नामों को साथ मिलाकर किसी भी कौमी सतह की पार्टी के साथ इल्हाक कर लेगी या जम होकर हुकूमत बनवाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। इस पार्टी की अहमियत अपनी जगह अभी भी मौजूद है, लेकिन गुज़श्ता दिनों इस पार्टी के सदर अलीम खान ये बताकर सबको चौंका रहे थे कि उनकी पार्टी किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी बल्कि अलग हैसियत से अपनी अलग सियासी शनाख्त बनाएगी और जहांगीर खान तरीन इस पार्टी के सरबराह होंगे। अलीम खान सियासत का बड़ा नाम ज़रूर है, अब वो एक पार्टी के सदर भी हैं, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुई है और इस पार्टी में रहनुमाओं की तो कसीर तादाद मौजूद है लेकिन वर्कर्स के नाम पर चंद सौ अफराद भी नहीं है। इस पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट तो बता दिया लेकिन ये बताने से भी तक कासिर है कि वो किस बुनियाद किस मंशूर और किस बयानिए के तहत इलेक्शंस लड़ेंगे। पार्टी मंशूर का ऐलान होना अभी तक बाकी है। चंद एक ओहदों के अलावा तंजीमी सतह पर भी इस पार्टी का वजूद नहीं है। ऐसे में ये पार्टी बगैर किसी मजबूत सहारे और किसी बड़ी जमात की सपोर्ट के इंतखाबात में कैसे उतरेगी, इस पर भी सवालिया निशान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमाओं का अज़्म और हौसला बुलंद है। आज वो अलग हैसियत से इंतखाब लड़ने का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा कबल जहांगीर खान तरीन की लंदन यात्रा, इसके बाद ओन चौधरी का दुबई जाना और किसी तरह का खुसूसी पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाना बताता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान ने अपने तईं नून लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या इल्हाक की पूरी कोशिश की है, लेकिन नून लीग की तरफ से मस्बत जवाब ना मिलने पर वो अलग लाइन लेने पर मजबूर हुए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तहरीक इस्तेहकाम के हवाले से शुकूक व शुबहात भी रखे, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों में ये बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की टूटने वाले तमाम अफराद को एक मंसूबे के तहत इस पार्टी में भेजा जा रहा है, जिससे जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का हिस्सा कम हो रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने चंद रोज पहले यह भी दावा किया था कि उनके परवेज खटक से मजबूत राब्ते हैं और जल्द ही किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, लेकिन अभी तक इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के फ्रंट पर भी जो जोड़ तोड़ हो रही है, गुज़श्ता रोज़ हमने वहाँ पर देखा कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होना था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के इंतखाब से पहले ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि पार्टी के अपने अंदर यानी PTI जो वहाँ की ऑलरेडी हुक्मरान जमात है उसमें को फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आई। फिर उन्हीं के अपने एक शख्स ने एक दरख्वास्त जमा कराई, उस पर स्टे आ गया। अब ये इंतखाब दोबारा होना है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के डिस्क्वालीफाई होने मैदान से हटा जो पार्टीज सामने आई अपने कैंडिडेट्स के साथ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी 4 नशिस्तें हैं GB असम्बली के अंदर, वो भी अपना चीफ मिनिस्टर चाहती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी 3 नशिस्तें हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट लेके आ रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम पे हैरानकुन तौर पर जिसकी सिर्फ 1 नशिस्त है वो भी अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट चाहती थी। उसके अलावा जो छोटी जमातें हैं एक नशिस्त वाली, अब एक तरफ PDM इत्तेहाद है, इत्तेहादी हुकूमत है, दूसरी तरफ GB के फ्रंट पे इस इत्तेहाद के शिराजी भी खासे बिखरे हैं, जिससे लगता है कि ये लोग अलाइंड नहीं है। पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में अलाइंड नहीं है, एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। चेंज तो आ गया है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी है उनके खिलाफ एक पिटिशन जो है ओन चौधरी भी लेकर गए, दरख्वास्त जमा कराई कि इस पार्टी को बैन किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ बैन हो जाए। अब तहरीक इंसाफ भी सियासी मंजरनामे से हट तो रही है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये तमाम जमातें के आपस में ही दस्तुगरेमा होंगी एक दूसरे के अगेंस्ट। ज़ाहिर इलेक्शन तो कंटेस्ट करने की जब बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो इत्तेहाद और इज्तिमाई हुकूमत का तस्वुर दिया जा रहा था, क्या ये इज्तिमाइयत पैदा हो सकेगी, आपस में ही दस्तुगरेमा होंगे। और उससे पहले भी हमने ये देखा कि उस वक्त
हुकूमत ना चलने की बातें तो होती रही, लेकिन आज जिस इज्तिमाई हुकूमत की या इज्तिमाइयत की बात हो रही है, ये इज्तिमाइयत चल पाएगी या ये आपस में जो गैर फितरी इत्तेहाद की हम बातें सुनती थी, गैर फितरी इत्तेहाद ही रहेगा और फिर इस इत्तेहाद का शिराजा भी बिखर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसलिए भी कि दुबई के अंदर जो चीज़ें हुई उसमें इतलात यही है कि डेडलॉक बरकरार है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, को बातें मैच्योर नहीं हो सकी, ना पीपल्स पार्टी और PMLN की हुई हैं, ना ही इस्तेहकाम पाकिस्तान की इन दो बड़ी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, जमातों के साथ हुई हैं। अब उसके बाद आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा और कितनी देर तक चल पाएगा, ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं। GB के फ्रंट के ऊपर जो कुछ हो रहा है, अगर उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाए मुल्की सियासत के लिए, तो हमें दिखाई ये देगा कि केयर टेकर सेटअप के लिए भी कोई नामों पर इत्तफाक नहीं हुआ, वो भी वहाँ पर भी चीज़ें हैंगिंग इन द एयर हैं, हवा में मुअल्लक है, डेडलॉक हैं। प्रोड्यूसर अगर वो फुटेज कट करें GB इलेक्शंस की और दिखाइए और वहाँ के नंबर्स भी सामने रखिए, सीट एडजस्टमेंट भी रखें, तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि एक्स्ट्रापोलेट अगर हम उसी सिचुएशन को कर दें तो हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें वहाँ हैं वो हल्की सी झलक है मुल्क के ओवरऑल पॉलिटिकल कैनवस की, सियासी मंजरनामे की, कि मुल्क में ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा है वो भी कुछ ऐसा ही है जिसमें जो इत्तेहाद है उसके अंदर भी क्रैक्स विजिबल दिखाई दे रहे हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चलवाए भी जा रहे हैं, फीड भी किए जा रहे हैं, लोग तुक्का भी लगा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना अपना जो फेवरेट कैंडिडेट है उसको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। लेकिन इत्तलात ये है कि अभी तक इस हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, कोई नाम फाइनल नहीं हो सका। फिर इस हुकूमत की जो मियाद है वो 12 अगस्त को कंप्लीट तो हो रही है, लेकिन इत्तलात यही है कि 12 अगस्त से पहले असम्बली डिज़ोल्व की जाएगी, वो इसलिए कि इंतखाबात के लिए 90 रोज़ का क्वेश्चन मिल जाए। अब 90 रोज़ का क्वेश्चन लेना इसलिए कि जितना ज़्यादा डिले हो उतना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ज़ाहिर है इस हुकूमत के जाने के बाद एक केयर टेकर सेटअप तो बनना है, फिर उस केयर टेकर सेटअप की मियाद क्या होगी, इस हवाले से भी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। कुछ लोगों की राय ये है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप चल रहा है, और उसी से जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, इकोनॉमिक डोमेन में भी, और बाकी सियासी और दीगर मामलात को भी उसी से समेटा जाएगा, और फिर कुछ बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी तभी हो पाएंगी। इस तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ी तकलीफदेह खबर है, आपकी पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन साहब के जो छोटे भाई हैं आलमगीर खान तरीन, उनकी पुरस्रार मौत का पता चला। यकीनन काफ़ी जो है वो तकलीफदेह खबर है, उस पर ताज़ियत भी करते हैं। इस पुरस्रार मौत का मौमा हल हो सका, सबसे पहले तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ ज़िंदगी देने वाला खालिक है और मौत भी उसी ने देनी है, और कोई शख्स भी एक लम्हा ना किसी का ज़िंदगी का बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है, ये हमारा ईमान है और यकीन कामिल है। हर एक के मौत के साथ जुड़े जो वाक़यात, हक़ाइक़ और सूरत हाल है, वो उसके साथ एक यानी जवाज़ पैदा करती है उस मौत का। उस डिबेट को डिस्कशन में लाने के लिए कोई ना कोई ऐसा मौका और कोई ऐसा वाक़या उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसी तरह जिस मौत का आप आलमगीर तरीन की मौत का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये मौत के साथ जुड़ी जो भी तल्ख़ हकीकतें हैं उसको प्रोब किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, उसको एनालाइज़ किया जा रहा है, और पुलिस की कस्टडी में ज़ाहिर है एक FIR दर्ज भी हुई है, और पुलिस की कस्टडी में होते हुए उसको उस इन्वेस्टिगेशन को आगे भी बढ़ाया जा रहा है, और इस मौत के हर पहलू से जायज़ा लिया जा रहा है कि इसको क्या ये जो मतलब नैरेटिव चलाया जा रहा है मीडिया में, और जो क्या दूसरी तरफ भी कोई तस्वीर का दूसरा रुख जी इब्तदाई तौर पर खबरें यही सामने आई कि खुदकुशी है, लेकिन जाहिर है जब आप जैसे कह रही कि प्रॉब है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ इस्टेब्लिश होगा कि ये खुदकुशी है या कत्ल है या क्या हुआ। इसीलिए मैं इसको पुरस्रार मौत कह रहा हूँ, और यकीनन तमाम एंगल से इसका अनफोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, बात यह है कि जो अपने अपार्टमेंट में वो इस तरह मुर्दा पाए गए, और जिस सिचुएशन के अंदर पुलिस ने वहाँ पहुँच के तो उस बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है
फिर उसकी अर्ली फाइंडिंग्स हैं, फिर उसके बाद की एक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आउटकम है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कुछ टाइम दरकार है। अभी स्पेकुलेशंस और स्टेटमेंट्स और बयानिए और कुछ बीमार जहन जो है इसको अपनी सियासत को ज़िंदा करने का ज़रिया बना के सोशल मीडिया के अंदर जो टॉप ट्रेंड चला रहे हैं, और जो जहनी मरीज़ जो हैं जिनको इस वक्त जो है वो कोई ना कोई लाश और जनाजा चाहिए सोशल मीडिया के ट्रेंड में वापस आने के लिए, उन्होंने बदकिस्मती से इस वाक़े को भी नहीं बख्शा। और जो इंडिकेट करता है कि हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ जो है वो इस जमात ने किस हद तक डिटोरिएट कर दी हैं, किस हद तक एक सियासी मकसद के हसूल के लिए लोगों के ज़ख्मों पे नमक पाशी करना इस जमात का वतीरा बन गया है। और जिस तरह अपनी मर्ज़ी से मन गढ़त बेबुनियाद हक़ाइक़ के बरक्स एक ऐसा बयानिया जिसका कोई वजूद नहीं है, वो उन अजीज़ों का अरब को मज़ीद तकलीफ़ और दुख देने का बायस बन रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो लोग ये कर रहे हैं, जो जमात ये करवा रही है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये जनाजा जो है उसका मज़ा हर एक ने चखना है। और किसी अपने का जनाजा हो, किसी गैर का जनाजा और या आपका अपना जनाजा हो, ये वो तलख हकीकत है जिससे सब ने गुजरा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इस पे प्रोपेगेंडा करना जस्टिफाइड नहीं है। और आपका इशारा भी तहरीक इंसाफ की तरफ है, जिसके साथ इस वक्त खासी राइवलरी पैदा हुई हुई है आपकी जमात की। और मेरा ख्याल है कि जो इसको लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, और इसको पुलिस को ही फैसला करने देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को करना चाहिए कि क्या हुआ। ज़रा पॉलिटिकल डोमेन में आते हैं फिरदौस साहब, आपकी इजाज़त से। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त आपकी जमात ने जमा करा दी है। आपको लगता है यही मसले का हल है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन हो जाना चाहिए? फिर देखिए, ये मौन चौधरी साहब की इनफरादी हैसियत से ये एप्लीकेशन उन्होंने जमा कराई है, हमारी जमात ने नहीं जमा कराई है, या जमात के प्लेटफार्म से ये जमा नहीं हुई। हाँ, मौन चौधरी के ये जो इनिशिएटिव है उसको मुझ समेत हर पाकिस्तानी जो है इसलिए सपोर्ट करता है, मुहिब वतन पाकिस्तानी, कि जो सियासत की आड़ में इंतशार का रास्ता साबका हमारी जमात ने या पीटीआई ने इख्तियार किया, जिस तरह से उन्होंने अपने ज़ाती मफाद की खातर कौमी मफादात को दाव पे लगाया, और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़ाती अना और ज़िद की तस्कीन के लिए कौमी अदारों के वक़ार को तहस नहस किया, और जिस तरह 9 मई जैसे वाक़यात के ज़रिए उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी थी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी थी, और एक हमारा असास का जो शनाख्त का रिश्ता था उसको दागदार करने की दानिस्ता कोशिश की। तो जो भी पाकिस्तान का वफ़ादार है वो अपने अदारों और अपने कौमी असास और वक़ार के साथ खड़ा है, और जो पाकिस्तान के वजूद को ज़ख्मी करके बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए कोई ऐसा एजेंडा, कोई लाएअमल साजिश या हिकमत अमली और प्लान ऑफ एक्शन तरतीब देता है, तो वो जमात जो है वो उसको फिर नकेल डालनी वक्त की ज़रूरत बन जाती है। देखिए ना, 9 मई साने है कि जो सहूलतकार है और करने वाले हैं वो मास्टर माइंड्स हों या जिन्होंने ये एक्ट किया है, कानून तो हरकत में आ रहा है। और एज फार एज चेयरमैन पीटीआई इज कंसर्न, तो 9 मई मामला के ऊपर 6 मुकदमात का इंदराज गुज़श्ता रोज़ ही हुआ है। आपको नहीं लगता कि यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, और पेनल्टी तो वो पे कर रहे हैं और करनी भी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ आप ये समझती है कि उनकी जमात को भी बैन कर देना चाहिए, उसको भी सियासी कैनवस से रेस कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, यही हल है और इसी से सोल्यूशन निकलेगा? अदरवाइज आप समझती कि चेयरमैन पीटीआई को अलोन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी पार्टी बैन होनी चाहिए? देखिए, उसमें जो सियासत है वो हर शख्स का हक है, और पाकिस्तान का आइन उसे ये कानूनी और आइनी हक देता है। सियासत करना जो है वो हर शख्स का एक इनफरादी फेल भी है और ज़िम्मेदारी भी है, और उसकी अपनी बाई चॉइस जिस मर्जी जमात को वो सपोर्ट करे और जिसके साथ मर्जी वो सियासत करे।
सियासत की आड़ में रियासत पे हमलावर होना, ये पाकिस्तान का आइन इसकी जो इजाज़त नहीं देता। यहाँ हुआ क्या है कि सामने सियासी अज़ाइम रखे गए हैं, लेकिन पस पर्दा जो है वो रियासत को मलियामेट करने के लिए एक ऐसा एजेंडा लेके दहशत गर्दाना सोच के साथ उन अदारों को हमला करके जिस तरह बेतुकीरी की गई है, तो ये रियासत और सियासत इसको इकट्ठे चलना इस वक्त जो है पाकिस्तान की सबसे अहम। डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अब ज्वाइन किया है वो 9 मई तक चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हुए थे। अगर इस पार्टी का रियासत मुखालिफ एजेंडा था और वो एक्सपोज हुआ, तो क्या ये लोग नावाकिफ थे, नाबलद थे इससे कि इसके बाद ही उन्हें अपनी सियासी राय को तब्दील करना पड़ा? उससे पहले अगर इन तक एक्सपोज हो गया था और ये उसका हिस्सा थे, इनको पता था ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे चोर भी हैं, यहाँ करप्ट भी हैं, करप्शन का बाजार भी गर्म है, चेयरमैन पीटीआई की नाक के नीचे हो रहा है, तो उस वक्त ये फैसले क्यों नहीं किए? देखिए, इसमें 2 तरह की इन्वॉल्वमेंट है। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने उस पूरे के पूरे जो लैंडस्केप था उसके आर्किटेक्ट और प्लानर के तौर पे हिस्सेदार रहे और उन्होंने उस सारे प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया और उस जहर को फैलाने में, जहनों को आलूदा करने में और ज़मान पार्क के अंदर बैठ के इस शरपसंद सोच और कार्रवाइयों को प्रमोट और सपोर्ट किया और इस 9 मई के पूरे साने की सहूलतकारी की। इसके लिए तो किसी जमात के अंदर, स्पेशली आईपीपी के अंदर, ऐसे किसी फ़र्द की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। दूसरे वो लोग हैं जो उसके पीटीआई के अंदर तो थे, उनका हिस्सा थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, उनका कोई इस पूरे प्रोसेस के अंदर अमलदारी नहीं थी, उनको किसी कंसल्टेशन प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं थे, किसी जगह पे भी ऑन बोर्ड नहीं थे और ना उनकी कोई राय ली जाती थी और ना उनकी राय का एहतराम होता था। तो जो लोग उनके बयानिए से हमेशा लाताल्लुक़ रहे और उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट और डिस्कनेक्ट किया उनकी सोच और माइंडसेट से, उनको शक का फ़ायदा मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, जैसे फवाद चौधरी है, अली जैदी है, इमरान इस्माइल है, लेकिन उसके बाद खासे खामोश हो गए हैं। इनका स्टेटस क्या है? या आपकी पार्टी में है या भी इन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है ऑफिशियली? देखिए, वो पार्टी में है लेकिन कुछ बैगेज के साथ हैं। तो हम पार्टी के अंदर वो लोग जिनका वो अपने कंधों पे अपना बैगेज लेके आए हैं, हम उस बैगेज को हटाने में उनको कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो आइनी और कानूनी रास्ते से वो तमाम चीज़ें उन्होंने फेस करनी है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, सियासी प्लेटफार्म के तौर पे, एक सियासी वर्कर के तौर पे, सियासी क़यादत के तौर पे वो इस पार्टी का हिस्सा बन के कोई अवामी मफाद में, मुल्की मफाद में काम करना चाहते हैं तो वी विल से वेलकम। लेकिन अगर हमारे प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके कोई ज़ाती रिलीफ और कोई बेनिफिट या अपने उस बैगेज को उतारने के लिए कोई एग्ज़िट स्ट्रेटजी उन्हें चाहिए, तो उस के लिए जो है वो हमारे कंधे दस्तयाब नहीं है। नहीं, इसके बावजूद, इस बैगेज को अपने ऊपर लादे हुए होने के बावजूद आप इनको ओहदे भी देंगे, पार्टी के अंदर पोजीशंस भी देंगे, को पार्टी टिकट्स भी देंगे, या कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा इनके साथ? देखिए, ये तो अभी क़यादत की सतह पे ये चीज़ें तय होंगी, एक लाएअमल बनेगा, एक पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन और वर्किंग स्ट्रेटजी बनेगी। लेकिन बज़ाहिर जो कंसल्टेशन और एक डिस्कशन का अमल पार्टी के अंदर होता है, उसमें कुछ TORs और SOPs जो सेट किए गए हैं, वो इसी बात की निशानदेही करते हैं कि हमने उन लोगों को जिनका 9 मई के साथ दानिस्ता गैर दानिस्ता फिज़िकली या पर्सनली को कंट्रीब्यूशंस है, वो उनको हम वी विल स्टे अवे फ्रॉम देम। ठीक। अच्छा, ये फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई के ऊपर बैन हो जाता है, जो आपकी ख्वाहिश भी है कि पीटीआई को बैन होना चाहिए, ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहते, तो फिर इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी? देखें, ये हम नहीं कहते कि पीटीआई की सारी लीडरशिप या कारकुनान जो है उनको सियासत से अलहदा किया जाए।
हम जो गुरु हैं, जो सबसे बड़े अन्नदाता बने हुए थे और जो सबसे ज़्यादा एक अक्ल कुल थे और मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, वो जो नारा था उसके जो मौजूद थे, हमारा टारगेट वो है। बाकी हमें उसके अंदर बैठी लीडरशिप जो है, जो पॉलिटिकल एक वर्कर के तौर पे और लीडरशिप के तौर पे पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में अपनी कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। मगर उनके पास पीटीआई का प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो किस प्लेटफॉर्म से वो फिर सियासत करेंगे फिरदौस साहबा? ये तो उनकी चॉइस है, हम उनको कैसे कंपल्शन दे सकते हैं, ये तो उनकी चॉइस है। तो फिर मेरा सवाल तो ये ना कि आप किसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे होंगे? फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे फिर आप? हम हर उस फोर्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे जो इलेक्शन के मैदान में हमारी मद्दे मुकाबल होगी। सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी फिर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से, खासतौर पे दुबई में जो मुलाकातें हो रही थी वो बेनतीजा खत्म हो गई? देखिए, सीट एडजस्टमेंट हमारा एजेंडा और टारगेट नहीं है, क्योंकि पीडीएम की जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, हम उनका बोझ भी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी ऐसी कश्ती में नहीं बैठना चाहते जिसके अंदर सुराख हैं और आवाम के उन बददुआओं से भरी है और अजियत और तकलीफ़ के साथ लादी हुई वो कश्ती जो है, उसके अंदर बैठ के हम अपना सियासी मुस्तकबिल डुबोना नहीं चाहते। यानी आप अपना सियासी बयानिया पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ तश्कील देंगे, ये बयानिया होगा आपका जब इलेक्शंस में आप आएंगे तो फिर ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अगेंस्ट नैरेटिव लेके आएंगे? हमारा बयानिया किसी के खिलाफ नहीं होगा, हमारा बयानिया अवाम की हमायत में होगा, हमारा बयानिया अवाम की सपोर्ट में होगा और हमारा बयानिया अवाम की दुखों को, मुश्किलात को कम करने के लिए हर वो तरीक़ाकार जो उनको रिलीफ दे सके। हमारा बयानिया पाकिस्तान को मजबूत, तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने का होगा। हम किसी की मुखालफत में बयानिया लेके नहीं निकलेंगे। हम अपनी इनफरादी हैसियत, अपनी इनफरादी सोच, इनफरादी मंशूर और इनफरादी फोकस के साथ, लाए अमल और हिकमत अमली के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। और कोई अगर जमात किसी जगह पे कोई स्पेस मांगती है या स्पेस हम किसी से लेते हैं या देते हैं, तो सियासत के मैदान में ये केस टू केस डिस्कशन होती रहती है और ये इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद ये चीज़ें तय होती हैं। इट्स टू अर्ली टू कमेंट। अभी तो हम एक नौमलूद जमात है और नौमलूद जमात जो है वो अपने ज़ोरे बाजू पे सियासत के मैदान पे अपने जोहर दिखाना चाहती है। डॉक्टर साहब लास्टली, अलग सियासी शनाख्त आप रखना चाहते हैं, अलग हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी आपका पैटर्न इन चीफ होगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने पार्टी रजिस्टर नहीं कराई। ये सादा से पाकिस्तानी का सादा सा सवाल है कि पार्टी रजिस्ट्रेशन भी नहीं, मंशूर भी उस तरह से नहीं है, नैरेटिव बिल्डिंग भी नहीं है, अलग सियासी शनाख्त, ये कैसे होगा? हर चीज़ है और इंशाल्लाह इसी हफ्ते के एंड तक आपको हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जमात को रजिस्टर कराने के लिए एक प्रोसेस है। 3000 से ज़ायद जो है शनाख्ती कार्ड, मेंबरशिप और उसके साथ जुड़ा जो आपका एक मैनिफेस्टो है वो आपने साथ लगाना है। और मैनिफेस्टो के हवाले से चूँकि वो तमाम चीज़ें बन चुकी थी, रजिस्ट्रेशन के लिए जो सिग्नेटरी लीडरशिप चाहिए थी, तरीन साहब पाकिस्तान में नहीं थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, तो वो प्रोसेस जो लीगल प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया और इंशाल्लाह हम जल्द जो है वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे दस्तक देने जा रहे हैं। इतलात है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और परवेज़ खटक साहब के साथ भी कुछ 70 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, बड़े हैवी वेट्स हैं, उनसे भी रब्ता है आपका? देखिए, हर सूबे के पॉलिटिकल डायनामिक्स डिफरेंट हैं। परवेज़ खटक साहब का जो एक यकीनन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और अपने सूबे के अंदर जो पजीराई है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस सिचुएशन में वो कैसे कंफर्टेबल हैं, किस तरह से वो पीटीआई की जो दीवारें हैं उनको उनमें दरारें डाल के, उस किले में शगाफ डाल के, उसको ज़मीन बोस करके वो अगला लाए अमल तय करते हैं,
और यही हमारा टारगेट है, यही उनका टारगेट है। और जब हमारे टारगेट मुश्तरका होंगे तो यकीनन इकट्ठे बैठने के लिए कोई ना कोई बेहतर हिकमत अमली सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब तर्जुमान पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तराजू के दोनों पलड़े अब बराबर हुए चाहते हैं और नवाज शरीफ के अगेंस्ट प्लॉट अलॉटमेंट केस का जो तहरीरी फैसला है वो भी सामने आ गया है। वो फैसला क्या है और क्या सिग्निफाई करता है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। यही मुल्क था, यही अवाम थे, इसी तरह की इमारतों में अदल का बाजार सजता था, एहतसाब का कारोबार होता था। उस जमाने में अताब का निशाना नवाज शरीफ, उनके नाम लेवा और नवाज शरीफ के अहले खाना थे। ये वो वक्त था जब 3 दफा के वजीर आजम का नाम लेना मना था। मीडिया की आंखों में खून उतार दिया गया, अदलिया को अपनी मर्जी से चलाया गया, यूं एक मुंतखब वजीर आजम को इकामे की बुनियाद पर रुखसत कर दिया गया। इसके बाद भी इंतकाम की आग ठंडी ना हुई तो उन पर दर्जनों केसेस बनाए गए। ये वो वक्त था जब शरीफ फैमिली के लिए खासी मुश्किल थी, लेकिन वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वक्त गुजर जाता है और गुजरते वक्त के साथ झूठ भी साथ छोड़ने लगता है और सच खुद ब खुद अपनी जगह बनाकर सामने आता चला जाता है। आज भी वही हो रहा है। 7 बरस के शदीद इंतकाम के बाद वक्त बदल चुका है। वो नवाज शरीफ जिनका नाम लेने पर पाबंदी थी, वो दुबई में बैठ के सब फैसले कर रहा है। अब आने वक्त उनके हाथ में है। नवाज शरीफ ना सिर्फ फैसले कर रहे हैं बल्कि मुल्की मईशत के मुस्तकबिल के हवाले से भी मुज़ाकरात में मशगूल हैं। उनके खिलाफ सारे केसेस अपनी मौत आप मर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंगली, आज उनके सख्त मुखालिफिन और वो इदारे जिन्होंने सजाएं सुनाई वो खुद ही अपने बयानात और फैसलों में बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ सारे केसेस बेबुनियाद थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुंजमद की गई जायदादें बहाल की जाए। ये वही एहतसाब अदालत है जिसने कुछ बरस कबल इसी नवाज शरीफ को जो है सजावार करार दिया था और आज उसी को बेगुनाह करार दे रहे हैं। इसी केस में सजा सुनाई थी। एहतसाब अदालत की मरहून मिन्नत है कि इसके गैर मुनसिफाना किरदार के बायस नवाज शरीफ की नाअहली की राह हमवार हुई। आज प्लॉट अलॉटमेंट केस बरियत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। मरकजी मुल्जिमान को जो रिलीफ दिया वही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। मरकजी मुल्जिमान के साथ इश्तिहारी भी इसी सजा या रिलीफ का मुस्तहिक होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्जिमान को दिया गया और इसलिए यह अदालत नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और उनकी जायदादों में हिस्सेदारों की जायदादों को गैर मुंजमद करने का हुक्म देती है। अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन नैब समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को इरसाल की जाए। फैसले में कहा गया है कि सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर असद आवान को हकायक का इल्म होने की बुनियाद पर अदालती मावन मुकर्रर किया गया। सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देना कानून के मुताबिक नहीं था और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नई नैब तरमीम के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा है कि अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है और तामील कुनिंदा का बयान रिकॉर्ड न करने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं। अभी 2 रोज कबल ही की बात है कि जब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी एतराफ़ कर रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ सजा बदनीयती पर मबनी है क्योंकि इसका फैसला कहीं और ही लिखा गया था। उस वक्त की अदालतों ने नवाज शरीफ को सजा सिर्फ इसलिए नहीं सुनाई थी कि किसी की अना को तस्कीन पहुंचाना मकसूद था, बल्कि इस सारी कार्रवाई के पीछे कुछ खास लोग भी थे जिनको सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश ने अब अफशा किया है। और उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ के साथ जाती रंजिश थी। जस्टिस अजमत सईद शेख इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे और पनामा लीक्स केस के यही 2 मरकजी किरदार थे। एक और जज जो इस वक्त भी हाजिर सर्विस है वो भी इस साजिश में शरीक थे। जिस वक्त नवाज शरीफ को सजा सुनाकर इक़्तिदार से बाहर किया गया तब से लेकर आज तक तकरीबन तमाम हलकों में यह बात बड़ी शिद्दत से दोहराई जाती है कि नवाज शरीफ को जाती रंजिशों की भेंट चढ़ाकर नाहक सजा सुनाई गई। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम भी अब ये राय रखती है कि किसी पटिशन की जरूरत नहीं है बल्कि अदालतों को खुद इस मामले को रेक्टिफाई करना चाहिए और नवाज शरीफ के अगेंस्ट जितने केसेस हैं उनको नल एंड वॉइड करार देना चाहिए। जो है उन्होंने काफ़ी हद तक एहतसाब जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ है। अगर जजेस अपनी खुद एहतसाबी करते हैं और कोई और इदारा उनकी एहतसाब नहीं करता या करने नहीं देते तो फिर बाकी इदारों में भी फिर खुद एहतसाबी होनी चाहिए। नवाज शरीफ के मुतल्लक अगर हम ये कहते आए हैं कि अदारों में बैठे वो किरदार माफी मांगे और माफी मांग कर रेड कारपेट पे नवाज शरीफ को वापस लाया जाए,
नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं। मौजूदा हाजिर सर्विस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं, हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई, पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। कल तक वो हवाएं जो नवाज शरीफ की अगेंस्ट चल रही थी आज उनके साथ चल रही हैं, और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई के हक में चलने वाली हवाएं आज उनकी मुखालिफत में हो गई हैं, और 6 मुकदमात का सामना भी, यानी एक मुकदमे से निकलते हैं तो दूसरा सामने आन खड़ा होता है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, इसके मसदाक वो धंसते और फंसते ही चले जा रहे हैं, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हर गुजरते दिन के साथ हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो फ़लस्तीन के हक में न सिर्फ इसराइल की वजूद को तस्लीम नहीं करते हैं, बल्कि शद्दोमत के साथ हमारी जवाज़ु सफ़र पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये जवाज़ु सफ़र इसराइल के अलावा तमाम तर ममालिक के अंदर कारगर हो सकता है। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया भर के अंदर लागू होता है। ऐसी सूरत में इसराइल का सफ़र करना एक गैर कानूनी इकदाम है। लेकिन गुज़श्ता दिन FIA की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने एक कार्रवाई के दौरान 5 अफराद को इसराइल में मुलाजमत करते और मशकूक तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिमान 4 से 7 साल तक इसराइल के शहर तेल अवीव में मुकीम रहे हैं, जहाँ वो बतौर हेल्पर और कार वॉशर मुलाजमत कर रहे थे। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने इसराइली एजेंट के जरिए एंट्री हासिल की थी, जिसके लिए फी कस 3 से 4 लाख रुपए रकम अदा की गई थी। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनकी शनाख्त नौबान सिद्दीकी, कामिल अनवर, कामरान सिद्दीकी, मोहम्मद ज़िशान और मोहम्मद अनवर के तौर पर हुई है, जिनका ताल्लुक सूबा सिंध के शहर मीरपुर खास से है। अभी ये चंबे की बात है कि एक तरफ तो ये गैर कानूनी सफ़र है, हम इसराइल जा नहीं सकता पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल कोई भी शख्स, तो ये लोग इसराइल कैसे पहुँचे और 5-7 साल से वहाँ पर मुलाजमत कैसे इख्तियार की। अभी चंद ही रोज़ पहले की बात है कि यूनान कश्ती हादसा एक अलमनाक हादसे के तौर पर हमारे सामने आया, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए क्योंकि गैर कानूनी तौर पर सफ़र कर रहे थे। अब ये प्रिंसिपल पोजीशन है रियासत पाकिस्तान की, इस प्रिंसिपल पोजीशन की धज्जियाँ जो है वो बिखेर कर एजेंट माफिया के हाथों ये लोग किस तरह वहाँ पर पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन रेगुलेटर्स के ऊपर भी, रियासत पाकिस्तान पर भी, हुकूमत के करता धर्ताओं के लिए भी, कि जब एक इलीगल सफ़र है तो वो एजेंट माफिया के हाथ कौन मजबूत कर रहा है। क्या इतना ही आसान है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसराइल का सफ़र करना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हुकूमत और फिर वजारत खारजा भी इस मामले को उठाएगी और अल्टी एजेंट्स के गिर्द भी शिकंजा सख्त किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।